Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. 3 क्वेश्चंस 2 मिनट में इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। तो इस स्टोरी में एक राजा रहता है और उसका ये मानना रहता है कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब पता चल जाए तो वो कभी फेल नहीं होगा। सबसे पहला सवाल कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जिसकी बातें उसे सुननी चाहिए। और तीसरा सवाल कि सबसे इंपॉर्टेंट काम उसके लिए क्या है। अब राजा ये ऐलान करता है कि जो भी इन सवालों का जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। तो अलग अलग जगह से विद्वान आते हैं अपने अपने जवाब लेके। तो पहले सवाल के लिए बहुत सारे जवाब आते हैं। कोई बोलता है टाइम टेबल बना लो, कोई बोलता है मंत्रिमंडल बना लो फिर उनसे पूछो, कोई बोलता है जादूगर से जाके पूछो। तो मतलब बहुत सारे जवाब आते हैं। अब दूसरे सवाल के लिए भी बहुत सारे जवाब आते हैं। कोई बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट है मंत्री, कोई बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, कोई बोलता है पंडित है, कोई बोलता है नहीं योद्धा है क्योंकि वो लड़ाई करके हमें बचाता है। तो बहुत सारे दूसरे सवाल के लिए भी जवाब आते हैं। तीसरे सवाल के लिए भी बहुत सारे जवाब आते हैं। कोई बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है युद्ध लड़ना, कोई बोलता है पूजा करना, कोई बोलता है नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना ताकि वो भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो इस तरीके से तीनों सवाल के बहुत सारे जवाब आते हैं। तो राजा इतने सारे जवाब सुन के कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि सही आंसर क्या है। तो एक बार क्या होता है कि जंगल में एक साधु रहता है। तो राजा डिसाइड करता है कि मैं उसी से जाके पूछूंगा। तो वो एकदम नॉर्मल सा कपड़ा पहन के निकल जाता है जंगल की ओर। वहां जाके देखता है तो जो साधु था काफी कमजोर टाइप का था और वो जमीन खोद रहा होता है। तो राजा उससे तीनों सवाल पूछता है, साधु कुछ नहीं बोलता, आराम से खोदते रहता है। फिर राजा सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो उससे हथियार लेके वो खोदना चालू कर देता है। फिर उससे पूछता है साधु से, साधु फिर भी कुछ नहीं बोलता, आराम से हाँ ठीक है खोदो भाई। तभी क्या होता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी भाग के आता है और वहाँ पे गिर जाता है। उसके पेट पे मतलब चोट वगैरह था, खून वगैरह बह रहा था। तो राजा क्या करता है फटाफट उसकी मदद करता है, पट्टी वगैरह बांधता है जिससे खून बंद हो जाता है। फिर राजा और साधु दोनों उसको झोपड़ी में ले जाके सुला देते हैं। तो अगले दिन जब सुबह होता है तो वो आदमी राजा से माफी मांगता है। अब वो जो आदमी था वो राजा को बताता है कि वो उसका दुश्मन है, उसे मारने आया था और उसके सिपाहियों ने उसे घायल कर दिया था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है तो अब मैं आपका सेवक बन के रहूंगा। तो मतलब अब राजा क्या करता है उससे दोस्ती कर लेता है। राजा बोलता है कि ठीक है भाई तुम्हारा इलाज मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो। फिर वो साधु से पूछता है कि अब तो बता दीजिए तीनों सवालों के जवाब। साधु बोलता है कि तुम्हें जवाब मिल चुका है। किसी भी काम को शुरू करने का सही समय है अभी, इसी वक्त, यानी प्रेजेंट टाइम। सबसे जरूरी इंसान वो है जो अभी आपके साथ में है। जैसे उस टाइम साधु था और वो घायल आदमी था। सबसे जरूरी काम है भलाई करना। जैसे वो साधु के लिए गड्ढा खोदता है, घायल आदमी आता है तो उसकी मदद करता है। तो इस तरीके से राजा को जो है तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये स्टोरी इतना ही था, इसे मैंने अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके डाल दिया, तुम जाके देख सकते हो। द फन दे हैड। 2 मिनट में इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। तो ये स्टोरी फ्यूचर की है, यानी 2155 की है। तो इस स्टोरी में एक मार्गी नाम की लड़की रहती है और वो डायरी लिख रही होती है। वो लिखती है कि टॉमी को एक पुरानी किताब मिली, उसके पन्ने काफी पीले थे। मार्गी और टॉमी को वो काफी अजीब लगा क्योंकि स्क्रीन पे जैसे टेक्स्ट मूव करता है वैसे वो मूव नहीं कर रहा था। अब टॉमी को लगता है कि ये तो किताब बहुत ही बेकार है, मतलब एक बार पढ़ो उसके बाद फेंक दो, इससे बढ़िया तो उसका स्क्रीन है, कितना सारा लाखों किताब 10-20 MB में काम हो जाता है। तो ये बुक उसको स्टोर रूम में मिला था। अब वो जो किताब था उसका टॉपिक था स्कूल। अब मार्गी को स्कूल से सख्त नफरत था, इसलिए वो नाराज हो गई। मार्गी का स्कूल टीचर एक रोबोट था, मतलब एक मैकेनिकल टीचर था, और वो उसका ज्योग्राफी पे टेस्ट लिए जा रहा था जिसमें उसके कम नंबर आ रहे थे। अब उसकी माँ देख के चिंतित हो जाती है कि भाई काहे इतना कम नंबर आ रहा है। तो वो मैकेनिक को बुलाती है और मैकेनिक को यहाँ पे इंस्पेक्टर बोला गया है। अब जो इंस्पेक्टर है वो रोबोट को खोल देता है। अब मार्गी सोचती है कि ये भगवान इसे फिर से जोड़ ना पाए, लेकिन जो इंस्पेक्टर है वो फिर से जोड़ देता है। और उसमें प्रॉब्लम ये था कि जो ज्योग्राफी का चैप्टर था वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, तो उसे ठीक कर देता है ताकि एक 10 साल के बच्चे को समझ आ जाए। अब मार्गी को रोबोट से भी ज़्यादा उस स्लॉट से नफरत था जहाँ पे वो अपना होमवर्क रखती थी, क्योंकि रोबोट फटाक से उसका नंबर बता देता था। तो मार्गी बोलती है भाई कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा। तो टॉमी बोला कि ये अपने जैसा स्कूल नहीं है, पुराने ज़माने का स्कूल। टॉमी बताता है कि पहले एक आदमी टीचर होता था, रोबोट नहीं रहता था, और वही होमवर्क देता था, सवाल पूछता था। फिर मार्गी बोलती है कि भाई एक आदमी कैसे इतना इंटेलिजेंट हो सकता है रोबोट जितना। टॉमी बोलता है बिल्कुल हो सकता है, मेरे पिताजी खुद इस रोबोट टीचर इतना जानते हैं। तो वो बोलता है कि पहले रोबोट नहीं आते थे घर पे, पहले सारे बच्चों को एक बिल्डिंग में जाना पड़ता था, वहाँ एक टीचर उन्हें पढ़ाता था। मार्गी को ये अब काफ़ी मज़ेदार लगने लगा कि एक बिल्डिंग में सारे बच्चे एक साथ कितना बढ़िया से पढ़ते होंगे। फिर क्या होता है कि उसका टाइम हो जाता है स्कूल का, और उसका स्कूल बगल में था क्योंकि रोबोट से वो पढ़ती थी। तो वो जब जाती है रोबोट के पास पढ़ने तो पढ़ते पढ़ते यही सोचती है कि भाई कितना बढ़िया होगा। तो अभी तुम लोग का जैसे है, वो अलग बात है कि अभी भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो क्लास में ज़्यादा पढ़ते नहीं हो, ठीक है, बढ़िया है, इन्जॉय करो। और ये इतना ही स्टोरी था, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इसको अच्छे से मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके डाल दिया, तुम जाके देख सकते हो। फादर्स हेल्प।
2 मिनट में इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। सोमवार की सुबह स्वामीनाथन स्कूल का नाम सुन के डर जाता है, सोचता है कि भाई काश स्कूल का बिल्डिंग गिर जाए। फिर वो मम्मी से बहाना मारने लगता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, नहीं जाएंगे मम्मी। तो मम्मी मान जाती है, ठीक है बेटा मत जाओ। पर उसके पापा ये देख के एकदम इनको पसंद नहीं आता है, बोलते हैं कि उठो भागो यहाँ से जल्दी। स्वामी फिर दूसरा बहाना मारता है, बोलता है कि नहीं जाएंगे तो टीचर मारेंगे। वो ऐसे ही किसी टीचर का नाम ले लेता है कि सैमुअल सर जो है वो बहुत मारेंगे हमको। तो अब उसके पापा भाई चिंतित हो जाते हैं सुन के कि ऐसे कैसे कोई टीचर मार दे। तो हेडमास्टर को एक पत्र लिखते हैं। तो अब उसके पापा जो है लंबा चौड़ा पत्र लिख के स्वामीनाथन को देते हैं कि जाओ दे आओ अपने हेडमास्टर को। तो वो लेके जा रहा होता है पत्र, वो सोचता है कि क्या होगा यार सैमुअल सर का, मतलब उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसा कुछ सोच रहा होता है वो। अब सैमुअल जो है वो टेंशन में पड़ जाता है, सोचता है कि क्या यार झूठा मूठा पत्र देंगे। तो वो दिमाग लगाता है, सोचता है कि पूरे दिन वेट करते हैं, अगर सैमुअल सर कुछ गलती करेंगे तो लास्ट में जाके वो पत्र दे देगा हेडमास्टर को। तो वो क्लास के बाहर खड़ा रहता है काफ़ी देर तक, और सैमुअल सर अंदर पढ़ा रहे होते हैं, कुछ अरिथमेटिक मैथ्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं बाहर की खड़ा है इतना देर से, तो जाके पूछते हैं कि इतना लेट का आए हुए। तो स्वामीनाथन को लगता है कि चलो यानी मार पड़ेगी मुझे, मेरा पत्र कामयाब हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सैमुअल सर एकदम आराम से चिल होती है, क्या हुआ दिक्कत क्या है। स्वामीनाथन बताता है कि मुझे सिर दर्द था। फिर सर बोलते हैं कि तो क्या हो गया, घर पे ही रहना चाहिए था। फिर वो बोलता है कि नहीं पिताजी बोले कि क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए हम क्लास आ गए। तो बोलते हैं बढ़िया आदमी है तुम्हारे पिताजी फिर तो लेकिन वो मारते नहीं है सर उसको। अब स्वामीनाथन जो है वो टेंशन में आ जाता है कि भाई अब पत्र कैसे दे, इतने बढ़िया निकले मास्टर। और फिर तो स्वामीनाथन होमवर्क नहीं किया रहता है, तो सर जो है बस उसको पूछ के जाके बैठा देते हैं। फिर स्वामीनाथन सोचता है कि भाई इतना बढ़िया मास्टर का है मिल गया ये। फिर क्या होता है कि स्वामीनाथन जो है हिस्ट्री क्लास में एकदम चिल्ला के गलत आंसर देता है। सर गुस्सा हो जाते हैं, तो 3 छड़ी दे देते हैं, ले बाबू। अब जो है स्वामीनाथन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उसे लगा कि यस अब मेरा जो पत्र है वो कामयाब हो जाएगा, सर मुझे मार दिए। भाग के एकदम हेडमास्टर के रूम में जाता है। वहाँ जाके उसको पता चलता है कि ले हेडमास्टर छुट्टी पे। अब असिस्टेंट हेडमास्टर जो है उनको देना पड़ेगा ये पत्र, और असिस्टेंट हेडमास्टर सैमुअल ही था। तो अब ये सुन के स्वामीनाथन डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है। तो ये स्टोरी इतना ही था, और इसे मैंने अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके डाल दिया है, तुम जाके देख सकते हो। इलंचन 2 मिनट में इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। तो इस स्टोरी में एक लेखक नाटक देख रहा होता है, और इंटरवल के टाइम एक लेडी उसे बुलाती है, तो उसके पास जाके बैठ जाता है। अब लेडी हंस के बातें करती है और बोलती है कि हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं, पर लेखक को कुछ याद नहीं आता है, वो उसे पहचान भी नहीं पाता है। लेडी लेखक से पूछती है कि क्या तुम्हें फर्स्ट मीटिंग याद है जब तुमने मुझे खाने पर बुलाया था। अब लेखक याद करता है, ये 20 साल पुरानी बात है जब वो पेरिस में रहता था, और वो एक छोटे से कमरे में रहता था और काफी मुश्किल से गुजारा करता था। उस लेडी ने लेखक की एक बुक पढ़ी थी, और उसने लेटर लिखा था कि वो अगले महीने पेरिस आ रही है और वो नेक्स्ट फ्राइडे को लेखक से मिलना चाहती है। उसने लेखक को बोला था कि वह सुबह में लग्जमबर्ग गार्डन में जाएगी और फिर शाम में फॉयट्स रेस्टोरेंट में जाएगी। अब फॉयट्स रेस्टोरेंट काफी महंगा है, जहाँ फ्रांस के बड़े बड़े नेता आते थे, तो वहाँ पे वो उससे छोटा सा लंच करने के लिए बोलती है। अब लेखक की इतनी औकात नहीं थी, उसके पास बस 80 फ्रैंक थे। फ्रैंक फ्रांस की करेंसी है। तो अब लेखक से लड़की मिलने आ रही थी, तो वो सोचता है कि भाई लंच तो 15 में हो जाएगा, चलो मिल लेते हैं। तो अब लेखक लेडी से मिलता है। लेडी 40 साल की थी और कुछ उतनी खास सुंदर नहीं थी, तो लेखक मतलब समझ सकते हो उदास हो जाता है। वो अंदर जाता है, फिर मेन्यू देख के फिर शौक हो जाता है कि भाई इतने महंगे महंगे दाम है। तो लेडी बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, बस एक चीज खाती है। तो उसने कोई फिश ऑर्डर की। फिश का नाम सैल्मन था और वो मेन्यू में नहीं लिखा था, पर वेटर बोलता है कि अभी ताजा ताजा सैल्मन आया है, मैं आपके लिए एक ला देता हूँ। लेखक बोलता है ठीक है लेते आओ। लेडी जो है फिर से वेटर से पूछती है कि क्या आपके पास कैवियर होगा। अब कैवियर एक काफी महंगी मछली का अंडा होता है, तो लेखक मना कर देता है कि नहीं अब इतना काफी है। तो फिर लेडी बोलती है कि मैं खा लेती हूँ, इतना बुरा भी नहीं लगता है। अब लेखक का बेचारा फिर भी बोलता है ठीक है मंगा लो, ये भी उसको दाम नहीं पता था उसका, और अपने लिए एक बहुत ही सस्ता आइटम मंगाता है, मटन चॉप। पीने में लेडी बोलती है कि मैं कुछ नहीं पीती हूँ, बस सफेद वाइन पीती हूँ, और उसे उसके डॉक्टर ने बोला है कि तुम शैंपेन पी सकती हो। लेखक जो है वो टेंशन में चला जाता है, तो वो आधा बोतल शैंपेन मंगाता है और खुद के लिए बस पानी मंगाता है। तो जो लेडी है वो खाना पीना खाते रहती है और लेखक को ज्ञान देती है कि तुम्हें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। तो जैसे ही खाना खत्म होता है, फिर वेटर जो है मेन्यू लेके आता है। तो अब जो लेडी है वो बोलती है कि वो लंच में ज्यादा कुछ नहीं खाती है, पर एस्पेरेगस मिल जाए तो उसे अच्छा लगता है। लेखक फिर सोचने लग जाता है कि भाई एस्पेरेगस तो काफी महंगा होता है, तो वो ऑर्डर करती है, खाती है, फिर बोलती है कि अब वो भूखी नहीं है, उसका पेट भर गया है, बस उसे एक और चीज चाहिए। तो वो आइसक्रीम और कॉफी ऑर्डर करती है, और लेखक सिर्फ अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है। तो अब बिलिंग का टाइम आता है, वेटर बिल लेके आता है, और लेखक के पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो वेटर को टिप दे पाए। जाते टाइम जो लेडी है वो लेखक को फिर ज्ञान देती है कि लंच में एक चीज से ज्यादा मत खाना।
और लेखक मजाक में हंसते हंसते बोलता है कि हाँ अब रात में तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। अब फिर स्टोरी जो है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और लेखक जो है सोचता है कि चलो मेरा बदला पूरा हुआ, क्योंकि जब वो लेडी को देखता है तो उस लेडी का वजन 133 किलो होता है। तो ये स्टोरी इतना ही था, इसे अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके मैंने डाल दिया है, तुम जाके देख सकते हो। द केस ऑफ शार्प आइड ज्वेलर। 2 मिनट में इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। विलियम मॉरिस रेगनियर नाम की एक बहुत ही पुरानी और महंगे गहनों की दुकान में असिस्टेंट का काम करता है और उसे लोगों को ऑब्जर्व करना और क्राइम स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन वो दुकान के सामने एक लड़की को अंडरटेकर की शॉप को अजीब तरीके से घूरते हुए देखता है। अंडरटेकर की शॉप मतलब जो अंतिम संस्कार की चीजों को बेचता है, वो उस टाइप की शॉप। वो लड़की एक ब्राइट येलो कलर का कोट पहनी थी और 20 मिनट से लगातार वहीं खड़ी थी। तभी दुकान में एक अमेरिकन कस्टमर आता है जो कि लगातार च्युइंगम चबा रहा था और वो उसे महंगी रिंग दिखाने को बोलता है। विलियम नोटिस करता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है और उसे गहनों की कोई खास नॉलेज नहीं है, तो वो 1-2 और ट्रे निकालने के लिए झुकता है और उठता है। तभी देखता है कि एक रिंग जो है वो गायब हो गई होती है। तब क्या होता है कि पूरे दुकान में तलाशी ली गई और उस अमेरिकन का जेब भी चेक किया गया, फिर भी वो जो फ्लावर शेप रिंग थी वो नहीं मिलती है। उसी दौरान वो पीले कोट वाली लड़की अंदर आती है और एक सस्ता ब्रोच रिपेयर कराने का नाटक करती है। विलियम को शक हुआ क्योंकि इस दुकान में इतना सस्ता रिपेयरिंग नहीं होता था और फिर वो लेडी उसी जगह पे हाथ रखती है जहाँ पे वो जो अमेरिकन कस्टमर था वो रखा था। तभी विलियम को याद आता है कि भाई उसने च्युइंगम चबाना बंद कर दिया था। तभी उस लेडी ने एक कागज नीचे गिराया ताकि विलियम का ध्यान जो है भटक सके। तब विलियम दिमाग लगाता है कि जरूर उस अमेरिकन ने च्युइंगम में रिंग लगाकर और काउंटर के नीचे चिपका दिया होगा। जो वो लेडी थी वो उस फ्लावर रिंग को ले जाने आई थी और वो जब जाने लगती है तो विलियम उसे रोकता है और बोलता है कि रुक जाओ वरना मैं ये अलार्म बजा दूंगा। तो लेडी डर जाती है और वो उस फ्लावर रिंग को निकाल के विलियम को दे देती है। चोरी पकड़े जाने पर वो जो अमेरिकन आदमी था वो तेजी से दुकान से भाग जाता है और इस तरीके से जो विलियम है वो अपना कॉमन सेंस और तेज नजर यूज करके इतनी बड़ी चोरी को बहुत ही शांति से सुलझा लेता है। तो ये स्टोरी इतना ही था, इसे अच्छे से लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तुम जाके देख सकते। द अनडिजर्व्ड रिवॉर्ड। 2 मिनट में इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक बहुत ही बड़े विद्वान होते हैं और लेखक उनके एडमायर होते हैं। लेखक ऑफिसर से मिलने में कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि लोग कहीं गलत मतलब ना निकालें। एक दिन ऑफिसर खुद लेखक को प्राइवेट मीटिंग के लिए इन्वाइट करता है। अब लेखक उलझन में पड़ जाते हैं कि भाई करे क्या। तो उनके दोस्त उन्हें ना जाने की सलाह देते हैं क्योंकि उनके दोस्तों के अकॉर्डिंग ऑफिसर जो है वो काफी घमंडी था। लेखक सोचे कि भाई इतने बड़े पद पे हैं तो थोड़ा बहुत घमंड होना तो जायज है। तो वो अपनी दोस्तों की बात नहीं मानते हैं और उनसे मिलने चले जाते हैं और जो अफसर है वो नॉर्मल बातचीत करता है और बहुत ही अच्छे से उनसे बात करता है। तो अब शहर में अफवाह फैल जाती है कि जो ऑफिसर है और लेखक है बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऑफिसर को कुछ भी सलाह लेना होता है वो लेखक से पूछता है। अब लोग अपनी परेशानियां लेके लेखक के पास जाने लगे, थोड़ा काम करा दीजिए ना अफसर से, तो आपका अच्छा जान पहचान है। इसी बीच क्या होता है कि लेखक के बचपन का दोस्त बलदेव सिंह उससे मिलने आता है और वो दोनों 45 साल बाद मिल रहे थे। लेखक जो है पढ़ाई में अपने दोस्त की मदद करते थे, इसीलिए वो लेखक को अपना गुरु मानता था। उसने लेखक को बताया कि जो उसका बेटा है वो झूठे केस में जेल में बंद है और उसे डर है कि जो पुलिस और मजिस्ट्रेट है वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उसे सजा तो जरूर होगी। उसने लेखक से बोला कि आप ऑफिसर से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि वो इस मामले में पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करे। अब जो लेखक है वो ऑफिसर से सिफारिश नहीं करना चाहता था, लेकिन दोस्ती के नाते उसने हाँ कर दिया। लेकिन असलियत में जो है वो सिफारिश नहीं किया और वो भूल गया इस बात को। कुछ दिनों बाद बलदेव अपने बेटे के साथ लेखक के पास आता है और दोनों लेखक के पैर छूते हैं और वो लेखक को बताता है कि कैसे अफसर की डांट से पुलिस ने इसके बेटे को बाइज्जत बरी कर दिया है। वो लेखक के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है और उससे बताता है कि ये सब आपकी सिफारिश की वजह से हुआ है। लेखक की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने दोस्त से ये बोल सके कि उसने अफसर को एक शब्द तक नहीं कहा था और लेखक चुपचाप झूठा क्रेडिट लेता गया जबकि उसका बेटा अपनी किस्मत से छूटा था। तो ये स्टोरी इतना ही था, इसे अच्छे से मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके डाल दिया है, तुम जाके देख सकते हो। अ बैड ड्रीम। 2 मिनट में इस पूरी स्टोरी को समझते हैं। मिस्टर हिल संडे की दोपहर कॉफी पी रहे होते हैं और उन्हें कॉफी का टेस्ट बहुत ही बेकार लगता है और वो अपनी नौकरानी एनी पर भड़क जाते हैं। वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ये बहुत ही बेकार कुक है। उनकी वाइफ ने बताया कि एनी 20 साल से हमारे साथ है, लेकिन मिस्टर हिल उसे निकालने पर अड़े रहे और उन्होंने बताया कि एक बैंक मैनेजर होने के नाते उनके घर का खाना और स्टेटस बेस्ट होना चाहिए। वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि आज ही इसे नौकरी से निकाल दो और फिर सोने चले जाते हैं। सोते सोते उन्हें बहुत ही डरावना सपना आता है। क्या था सपना? उनके ऑफिस के 2 लोग उनसे मिलने आते हैं, ब्रिक्स और विंटर। ये मिस्टर हिल को बोलते हैं कि आप बैंक की भलाई के लिए रिजाइन दे दीजिए। उन्होंने बताया कि मिस्टर हिल को कोई भी बैंक में पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत घमंडी है और काम भी नहीं करते हैं। अब मिस्टर हिल डर गए कि भाई इस एज में मुझे कौन ही काम देगा और मेरा क्या होगा। सपने में उनकी पत्नी भी बैग लेकर आती है और बोलती है कि वो उसे छोड़कर जा रही है। वो मिस्टर हिल को साफ साफ बताती है कि भाई तुम्हारे पास पैसा वैसा नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब मिस्टर हिल जो है बहुत ही अकेले हो जाते हैं और लाचार हो जाते हैं। तभी उनकी नौकरानी एनी चाय लेकर आती है और बोलती
बोलती है कि आप पैसे दे या ना दे, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एनी की वफादारी देखकर मिस्टर हिल की आंखें खुल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी जो है उनका नींद टूटता है और वो अपने सामने अपनी वाइफ को देखते हैं। उनकी वाइफ ने उन्हें बताया कि वो कहीं नहीं जा रही है, अब बस एक बुरा सपना देख रहे थे। और फिर मिस्टर हिल जो है अपना फैसला बदल देते हैं। वो बोलते हैं कि एनी कहीं नहीं जा रही है, वो हमारे साथ ही रहेगी। वो इतने बदल गए कि एनी की मदद करने के लिए एक हेल्पर तक रखने की बात करने लगे। तो इस बुरे सपने ने मिस्टर हिल का घमंड तोड़ दिया और उन्हें ये सिखाया कि इंसानी रिश्तों की कीमत ओहदे से बड़ी होती है। तो ये स्टोरी इतना ही था, इसे अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके मैंने डाल दिया है, तुम जाके देख सकते हो।